हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस माय चैनल। स्वागत है आपका एग्जाम से पहले बहुत ही बेहतरीन चैप्टर इन्वायरमेंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और इसी नज़दीक आए हुए एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको रैपिड रिवीजन लेके आपके सामने आ चुका हूं, जो बहुत ही कम समय में आपका पूरा चैप्टर फिनिश्ड कर देगा। ठीक है? तो देखिए, डेफिनेटली है कि आप क्वेश्चन कितना भी रट जाइए, लेकिन एग्ज़ाम में वही आदमी लिख पाता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हो। अगर आपको टॉपिक पता है, तो आप बना के भी आंसर लिख सकते हो। डेफ़िनेटली आपको ये बात पता होना चाहिए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एनवायरनमेंट चैप्टर क्लास 10th का। ठीक है? आइए बात करते हैं सबसे पहले एनवायरनमेंट होता क्या है? Everything that is around us, which including both living and non-living things such soil, water, animal, plants, which adapt themselves to their surrounding। हमारे आसपास में जो भी चीज रहती है ना, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये सारे जो हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर में आते हैं। ठीक है? आपको पता होगा जो भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, वो सब क्या है? सब इन्वायरमेंट ही तो है। सिंपल सी बात है। ठीक है? इसमें एक टॉपिक आती है, इसका नाम है इकोसिस्टम। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? ए कम्युनिकेटिव ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इंटरेक्ट टुगेदर ए फिजिकल एरिया, उसको बोलते हैं हम लोग। देखो, जैसे कि आप जानते हो, हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में अलग-अलग एरिया होती है और अलग-अलग स्पेसिफिक एक एरिया होती है। वहाँ पर अलग-अलग जीव-जंतु रहते हैं, अलग-अलग तरह के प्राणी रहते हैं, जैसे स्थल हो गया, जल हो गया, हैं, आसमान हो गया। हर एक अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरह के प्राणी, जीवित जो चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग होती है या नॉन लिविंग थिंग, जो भी चीज़ होती है, वो रहती हैं। ठीक है? उन्हें बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है? अब देखिए, इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो इकोसिस्टम होते हैं आपके 2 प्रकार के। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सबसे पहले ये देखें कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? द इकोसिस्टम व्हिच एक्सिस्ट इन द नेचर ऑन इट्स वन, जिसे नेचर ने हमें दिया है, जो नेचर के द्वारा बनाया गया है, उसको बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, ओशियंस हो गया, ये सब क्या है? हमें नेचर ने दिया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? जिसे इंसानों ने बनाया है। मैन मेड इकोसिस्टम, जिसे इंसानों ने बनाया है, जिसका ख्याल इंसान रखते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे कि गार्डन हो गया, क्रॉप फील्ड हो गया, जो खेती करते हैं अपने गाँव में, वो चीज़ हो गई। ये सब क्या कहलाती है? ये सब कहलाती है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है? बेटा ज़रा इधर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम में 2 प्रकार आते आते हैं। एक आता है एक्वाटिक और एक होता है टर्रियल। एक्वाटिक का मतलब क्या है? जलीय जीव, जो जल के बारे में बात है, जो जीव-जंतु जल में रहते हैं, जहाँ जल में तरह-तरह के पौधे रहते हैं, जो जल के बारे में बात की जाए ना, उसको बोलते हैं एक्वाटिक कहते हैं। ठीक है? इसमें 2 प्रकार होती है, एक होता है मरीन और एक होता है फ्रेश वाटर। ठीक है? तो जहाँ जल के बारे में बात हुई, तो उसे बोलेंगे एक्वाटिक। ठीक है? टर्रियल क्या होता है? जहाँ पर लैंड एरिया के बारे बात की जाए, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, डिज़र्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके टर्रियल के अंदर में आते हैं। चलिए, अब बात करते हैं आगे। ठीक है? कंपाउंड्स ऑफ इकोसिस्टम। डेफ़िनिटली 2 प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं आपके इकोसिस्टम के। एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या? जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, जो ज़िंदा है, ज़िंदा जो भी ज़िंदा प्राणी है, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो उसको लिखेंगे बायोटिक कंपाउंड्स। जो ज़िंदा नहीं है, नॉन लिविंग है, उसके बारे में अगर बात होगी तो उसको हम लिखेंगे अबायोटिक कंपाउंड्स। ठीक है? यार, बात समझ में आ गई? चलिए, अब देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक कंपाउंड्स, जैसे कि हमको समझ में आ गया है। ठीक है? तो बायोटिक के अंदर में 2 चीज़ें आती है बेटा, एक होता है ऑटोट्रॉफिक्स और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक्स। आई नो आपको ये बात पता होगा, बहुत पहले आपने इसको पढ़ रखा होगा कि ऑटोट्रॉफिक्स क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक्स क्या होते हैं। ठीक है? और अबायोटिक के अंदर में एक चीज़ आती है, जो होता है फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर। ठीक है? इसको मैं बताऊँगा। सबसे पहले आप ये समझते हैं कि बायोटिक कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है? तो बायोटिक कंपाउंड्स के अंदर में 2 चीज़ें मैंने जैसे बताया आपको कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक।
ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है बेटा? ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन algae and can be the produced their one food is a usually biotic factor. सिंपल सी बात है, जिसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक को मतलब हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो खाना को प्रोड्यूस करे, यही तो खाना बनाता है। जो स्वयं खाना बनाए, जो अपने आप खाना बनाए, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक यानी कि प्रोड्यूसर। ठीक है? अगर हेटेरोट्रॉफिक की बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर 2 प्रकार होती है। एक होता है कंज्यूमर और एक होता है डिकम्पोज़र। अभी सर कंज्यूमर क्या है सर और डिकम्पोज़र क्या है सर? दोनों को समझते हैं। सबसे पहले देखें कंज्यूमर क्या होता है सर? अभी सबसे पहले तो ये जान लो आप कि हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। जो दूसरों के ऊपर जैसे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहे या एनिमल के ऊपर डिपेंड रहे, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक्स। ठीक है? इसके अंदर कंज्यूमर और डिकम्पोज़र आता है। तो कंज्यूमर होता है इंक्लूडिंग द ऑल द एनिमल व्हिच इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली ऑन द देयर फॉर द फूड्स। जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि हम लोग हो गए, एनिमल हो गया, हम लोग किस पे डिपेंड है? हम लोग प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम लोग कहलाते हैं कंज्यूमर। ठीक है? जैसे कि कंज्यूमर 2-3 तरह होते हैं बेटा, एक होता है हर्बीवोरस जो प्लांट खाते हैं, जैसे गोट, डियर, एवरीथिंग्स। ठीक है? एक होता है कार्निवोरस जो जो कि आपके मीट मछली खाते हैं। ठीक है? जैसे कि टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब हो गया। ठीक है? तीसरा हो गया आपका ओमनीवोरस जो कि प्लांट भी खाता है और आपका एनिमल भी खाता है। जैसे कि मनुष्य, सिंपल सा एग्जांपल है, सबसे बड़े जानवर तो हम ही हैं, दोनों ही खाते हैं। ठीक है? प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। ठीक है? ओके, ये कहलाते हैं बेटा कंज्यूमर। अब बात करेंगे डिकम्पोजर क्या होता है? इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज द डिकम्पोजिंग द डेड प्लांट एंड द एनिमल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगी एंड द अर्थवर्म। डेफिनेटली जो सड़े गले चीजें से प्राप्त होती है, जो सड़े गिले गले चीजों पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि ये लाश होता है, वो मर जाता है, मरने के बाद उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगी वगैरह निकल जाती हैं, आपने देखा होगा। वो डिकम्पोजर के आते हैं। अब उनके मरने के बाद क्या होता है सर? तो उनके मरने के बाद सीधे वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है? और फिर से वही प्रोसेस मिट्टी का कंज्यूम करता है कौन? ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक से फिर हम लोग डिपेंड होते हैं हाइड्रोट्रॉफिक और फिर से होता है कंज्यूमर डिकम्पोजर। ये साइकिल जो तीनों साइकिल बायोटिक के अंदर में चलता रहता है। इस जो तीनों साइकिल है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंडर में आता है। आइए बात करते हैं अबायोटिक कंपाउंड में, जैसे कि फिजिकल फैक्टर क्या-क्या होते हैं? सर फिजिकल का मतलब होता है क्या? भौतिक संरचना है, जो भौतिक मिली है, हमारे भगवान की देन है। कौन-कौन सी है सर? एयर है, वाटर है, मिनरल है, सॉइल है, ये सब कहलाती है बायोटिक। ठीक है? केमिकल, केमिकल में जैसे कि हम लोग बनाते हैं, जो अपने हाथों से हमने बनाया है, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, ये भी हम लोग हाथों से नहीं बनाया है, बट आपने जो केमिकल खाते हैं, जैसे कि तेल वगैरह चीज़ें हो गई, उसमें फैट मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है? इनऑर्गेनिक जैसे कि हाइड्रोजन गैसेज़, ये सब जो है, हम लोग केमिकल फैक्टर के अंदर में आता है। ठीक है? जैसे फंडामेंटल एनर्जी ड्राइविंग द क्लाइमेट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे हमारे लिए क्या है? वो है सनलाइट। सनलाइट जो है वो एक सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। ठीक है? अब चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है? यहाँ पर मैंने कुछ आपको रखे हैं कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट के और इकोसिस्टम में अंतर। ठीक है? आप आराम से इसको ध्यान से देख लेना। एग्ज़ाम में 5 नंबर के ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, 5 मार्क्स से डेफिनिटली है। आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। ठीक है? तो आप अच्छे से इसको समझ लेना। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं समझा दूँगा आपको। बाकी तो सिंपल सी बात है आपको। ठीक है? आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ऑलरेडी मैंने एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के अंदर में अंतर आपको बता दिए हैं। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक है? हाउ इकोसिस्टम वर्क। अब इकोसिस्टम काम कैसे करता है सर? ठीक है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्या आता है, वो होता है सनलाइट। सनलाइट का मतलब क्या होता है? जो एनर्जी का मेन सोर्स है इस अर्थ के लिए। ठीक है? वैसे तो सारे प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब एनर्जी का सोर्स सन ही है। ठीक है? लेकिन अर्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स कौन है? वो है सनलाइट। ठीक है? सनलाइट का यूज़ कौन करता है? प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट। सनलाइट का यूज़ करके ग्रीन प्लांट जो होता है वो अपना बनाएगा भोजन। ठीक है? और इन ग्रीन प्लांट का यूज़ करके हम बनाते हैं कंज्यूमर, यानी कि हम बनाते हैं उनका भोजन। जैसे कि हार्बीवोरस और कार्निवोरस आते हैं। ठीक है? याद रखिएगा, अगर मैं डिफिनेशन की बात करूँ प्रोड्यूसर का, तो क्या लिखेंगे अपन? यूज़ सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑर्गेनिक मैटर थ्रू फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द सॉइल। डेफिनिटली जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है? आपका यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर, जो मिनरल, ठीक है, सनलाइट, इन सब का यूज करके वो बनाता है अपना खाना स्वयं। कंज्यूमर जो था वो हार्बीवोरस आ गया उसके अंडर में, और कार्निवोरस आ गया। ये दोनों क्या हैं, जैसे देखो एक और चीज और है, हार्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं और कार्निवोरस को हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ भी देता है। ठीक है, डिकम्पोजर, ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल। मैं अभी बताया आपको, डेड प्लांट और एनिमल पे क्या कहता है, ब्रेक होने के बाद जो निकलते हैं उसको बोलते हैं ना डिकम्पोजर। Release the carbon dioxide and water and the nutrition back to the soil of the air and water. Okay, right? चलिए, न्यूट्रिशन साइकिल क्या होता है? न्यूट्रिशन आर रीयूज्ड बाय प्लांट कंप्लीटली द इकोसिस्टम साइकिल। डेफिनेटली यही, ये जो सारे जो प्रोसेस है ना, ये चलता आता है। फिर यहाँ पर न्यूट्रिशन साइकिल, फिर वो मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का फिर यूज होगा वहाँ पर, ऊपर ऊपर से लेते हुए फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। एक साइकिल होता है। आपको ड्राइंग में, चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि देखिए कैसे एक साइकिल बना हुआ, प्लांट से यहाँ पर गया, ये खरगोश है, आप एक रैबिट है, उसके उसके यहाँ गया, फिर उसके से आगे वहाँ गया, वहाँ जाते पूरा ये साइकिल जो है ये चलता होता रहता है, जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम का सबसे सिंपल सा और साधारण सा एक उपाय है। हम क्या कर सकते हैं कि सभी एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, और अंत में आके वही साइकिल जो बार बार रिपीट होता रहता है। अब चलिए बात करते हैं आगे, फूड चेन और वेब चेन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फूड चेन का मतलब क्या होता है? ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अनदर। डेफिनेटली देखिए, जैसे प्लांट हो गया, वो उस प्लांट पे डिपेंड कौन है? हिरन। और हिरन पे डिपेंड कौन है? टाइगर। ओके, ये क्या है? ये फूड चेन है, यानी कि एक दूसरे पे ये डिपेंड है। वो तीसरा चीज नहीं खाता है। अब कहोगे हिरन को कोई, अब जाओ जानवर खा लो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, प्लांट पे डिपेंड है हिरन, और हिरन पे डिपेंड कौन है? टाइगर है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आइए, अब आगे हम देखते हैं तो क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम, इंसेक्ट खा रहा है, देखो यहाँ पर पौधे को, और इंसेक्ट को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। और मेढक कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। और सांप को कौन खा रहा है? वहां पर चील खा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? एक फूड चेन है। फूड चेन मतलब क्या? एकदम एक सीक्वेंस वाइज जो है, एक दूसरे पे सभी लोग डिपेंड है। अगर फूड वेब की बात करें तो देखिए, सिंपल सा मैं साधारण सा आपको समझा देता हूँ। A food web is the network of the interconnected food chain in the showing the complex feeding relation in the ecosystem. It is demonstrate of how this organism can be just consumed by the multiple organism and viva verse. सिंपल सी बात देखो, एक चीज पे सभी लोग डिपेंड रहे। जैसे मान लो कि कोई एक एप्पल है, और एप्पल को मैं भी खाना चाहता हूँ, एक गाय है वो भी खाना चाहती है, और एक बकरी है वो भी खाना चाहती है। तो यानी कि एक ही एप्पल पे कितने लोग डिपेंड है? बहुत सारे लोग डिपेंड है। जैसे टाइगर है, इसमें चित्र में देखिए, एक टाइगर है जो इन जितने भी सारे जानवर हैं, इन सभी जानवरों को खाने की क्षमता रखता है वो। ठीक है, सभी लोग, मतलब एक ही चीज पे बहुत सारे लोग डिपेंड रहे, उसे बोलेंगे फूड वेब। सिंपल सी और साधारण सी बात है। चलिए अब बात करते हैं आगे। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रॉपिक लेवल, it is the positions of the organism occupy in food chain the based on the role of the falling of energy. सिंपल सी बात है। ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता क्या है? जैसे कि सबसे पहला जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर। दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर। तीसरा सेकेंडरी कंज्यूमर। और चौथा टेरिटोरियल कंज्यूमर। मैंने आपको बताया ना अभी तुरंत। ठीक है, आइए समझ लेते हैं फिर से। फर्स्ट लेवल क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक्स, जो खाना खुद बनाता है, वो प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, ग्रीन प्लांट। फिक्स सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, वो अपना खाना बना लेता है सोलर सिस्टम के द्वारा। सेकंड लेवल्स कौन हो गया? हार्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, थर्ड लेवल क्या होगा? स्मॉल कार्निवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर। और फोर्थ लेवल हो गया आपका लार्ज कार्निवोरस, टर्टियल कंज्यूमर। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए, अब बात करेंगे क्या कि एनर्जी फ्लो क्या हो रही है? एनर्जी कैसे कैसे फ्लो होती है, जरा देखिएगा। एनर्जी फ्लो थ्रू द इन्वायरमेंट विवा द फूड चेन। ये एनर्जी जो है आपस में फ्लो होती रहती है। जो शुरू में एनर्जी फ्लो होगी, इसको वो मिलेगी प्रोड्यूसर को। ठीक है, प्रोड्यूसर का प्रोड्यूस सनलाइट से वो एनर्जी अपना कंज्यूम करता है। ठीक है, और अवेलेबल टू दिस कंज्यूमर एंड द डिकम्पोजर। ठीक है, एनर्जी डिक्रीजेस एट द ट्रॉपिक लेवल इन द विद ओनली 10% एनर्जी द ट्रांसफॉर्म टू द नेक्स्ट लेवल। डेफिनेटली देखियो, ये जरा एक चीज याद रखना, हमेशा 10% एनर्जी अपना जो है एनर्जी डिक्रीज करेगा।
जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट से हम लोग खाते हैं तो प्लांट का 10% डिक्रीज हो गया, फिर आगे जो लेगा वो 10% डिक्रीज होगा, ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये जो ऊपर की ऑब्जर्वेशन अबाउट आप एनर्जी फ्लो दिया है, ये आप देख लें कि एनर्जी कैसे कैसे डिक्रीज होती है और कैसे कैसे इंक्रीज होती है ट्रॉफी लेवल के अंडर में आते हुए। ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देख लें, अगर ना समझ में तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए प्रोसेसिव accumulations of the harmful chemical parasite in organism at the higher trophic level। जो हार्मफुल केमिकल है, बहुत ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट को हार्मफुल फैलाता है, जैसे केमिकल एंटर द फूड इन चेन थ्रू द सॉइल वाटर ऑब्जर्व बाय द प्लांट एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, as there the chemical are this non degraded, they accumulate at this tropic level, the human being at the top of food chain accumulate of the higher connected connection of this such chemicals। देखो बायोकेमिकल्स बायोमैग्निफिकेशंस का मतलब होता क्या? सिंपल सी बात होती है। देखिए कि जितने भी आपको एक जंतु है दूसरे जंतु पर क्या होता है, हमेशा डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, और जिसके द्वारा क्या होता है, अगर आप डिपेंडेंट हो तो कुछ ना कुछ केमिकल भी रिलीज करोगी, वही चीज़ कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मैंने एक और आपको आपके पास रखा है, फूड चेन और फूड वेब में अंतर। ये बार-बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। आप इसको भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, ना समझ में तो मुझे बताना, लेकिन बट आप इसको ध्यान से देख लेना, एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट और सेकंड लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशंस। ओजोन लेयर क्या है? मॉलिक्यूल फ्रॉम द मेड फ्रॉम दिस देयर ऑक्सीजन एटम्स प्रोटेक्ट द अर्थ द हार्मफुल UV radiations we can consume skin cancer in human। आप जानते हो जब सूर्य की प्रकाश किरणें निकलती हैं, उसमें से बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है उसमें से। तो जो ओजोन लेयर रहता है ना, उन सभी रेडिएशंस को अपने अंदर छान कर और एक नया जो है शुद्ध जो हवा है, शुद्ध जो प्रकाश है, सॉरी, शुद्ध जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी तक भेजता है। ठीक है, अब बात करेंगे ओजोन इज फॉर्मेड बाय दिस यूवी रे and split the oxygen, the molecules, the O2 and free oxygen atoms combine with the O2 from the ozone O3। जब ओजोन लेयर निकलता है वहां से और किरणें वहां से निकलती है छान के, तो निकलने के बाद आती है O2 जो होता है, O2 मिलने के बाद O3 का निर्माण कर लेती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है इक्वेशंस, O2 निकलेगा, O उसमें मिल जाएगा और बन जाएगा यूवी रे के साथ द्वारा जो है आपका O3 का निर्माण ओजोन फॉर्मेशन कर देता है। जब O3 बन जाता है तो ओजोन ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए डिप्लेशंस ऑफ ओजोन लेयर क्या होता है? शार्प द डिक्लेन्स ऑफ ऑब्जर्व साइंस फॉर द 1980s ड्यू टू दिस केमिकल लाइक दिस कोलोलो CFC यूज्ड इन द रिफाइनरी ऑफ द फ्लेक्स फायर एक्सहेशंस। ये 1980 में किसी ने बताया था ओजोन लेयर के बारे में से। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। गैब्रेज डिस्पोजल, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखा, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पेपर मैंने पढ़ा और उसमें देखा कि ये चीज़ बार-बार ये क्वेश्चन रहती है कि बायो गैब्रेज क्या होता है? ठीक है, तो गैब्रेज डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? वेस्ट चीज़, जो घर के कूड़े-कचरे होते हैं ना, उनको सही उपयोग कैसे कर सकते हैं और या उनसे हम कैसे बच सकते हैं या उनका यूज़ कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। Implement of this lifestyle have this result in this accumulation of the large amount of the waste material। जो वेस्ट मटेरियल होती है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वेस्ट मटेरियल होती है, उन सभी को, उन सभी चीज़ों को हम सही यूज कैसे करते हैं? जैसे टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल, कितने प्रकार के खराब चीज़ें होती हैं जो वेस्ट मटेरियल कहते हैं। एक होता है बायोगैब्रेस्ट, एक होता है नॉन बायोगैब्रेस्ट। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोगैब्रेस्ट एंड नॉन बायोगैब्रेस्ट। तो बायोगैब्रेस्ट waste material can that is broken down into the simpler substance that the natural process such as the action of microorganism बैक्टीरिया एंड फंगी। जैसे कि आप जानते हो कि जो वेस्ट मटेरियल होती है छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाती है, उसके अंदर से जो बैक्टीरिया और फंगी निकलने लगती है, ठीक है, वो बायोगैब्रेज के अंदर में आती है। एग्जाम्पल फूड वेस्ट पेपर, कार्टून, वेजिटेबल पील्स,
ये सब जो है इनका हम यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है? इनको हम लोग उसमें वेस्ट बायोगैस के अंडर में रखते हैं, ठीक है? अब देखिए नॉन बायोगैस क्या होता है? वेस्ट मटेरियल दैट इज़ कैन नॉट बी द ब्रोकन डाउन बाय दिस नेचुरल प्रोसेस एंड द रिमेन फॉर द एनवायरनमेंट फॉर द लॉन्ग टाइम। जिसमें मटेरियल जो होती है एनवायरनमेंट के थ्रू लॉन्ग टाइम तक रह जाता है उसके अंदर। जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया एंड मेटल्स हो गए। ये जो होते हैं ये बहुत दिनों तक जो है सड़े-गले चीज़ होते हैं। बहुत दिनों तक जो है ये उसके अंदर में जो है पड़े रहते हैं। आप अगर इसको फेंक दोगे कहीं बाहर में या घर के अगल-बगल में, तो बहुत दिनों तक इसमें जो है वेस्ट चीज़ें बनी रहेंगी। ये जल्दी खत्म नहीं होता है एनवायरनमेंट से, ठीक है? अब देखिए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द वेस्टेज, ओज़ोन डिप्लेशंस, एयर, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशंस, बायो अकोमोलेशंस, बायो मैग्निफिकेशंस, ये सब सारे जो हैं इसके अंडर में बायो और गैब्रेज के डिस्पोजल में आते हैं, ठीक है? लास्ट टॉपिक के बारे में अपने बात करेंगे एकदम, ठीक है? बस थोड़ा-सा और बच गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें, सम मेथड ऑफ द वेस्टेज ऑफ डिस्पोजल। कुछ बढ़िया आपको मेथड बताऊँ जिसका आप सही उपयोग कर सकते हैं। जैसे बायोगैब्रेज प्लांट इन कन्वर्ट इनटू द बायोगैब्रेज इन द वेस्ट इनटू द बायोगैब्रेज इन द मैच्योर, ठीक है? Scavenge the terminated a plant and clean drain water before the releasing into the river। रिवर में जो है आप रिवर को सफाई कर सकते हैं, ठीक है? आसपास के जो जो जितने भी कचरे होते हैं उसको सफाई कर सकते हैं। लैंड फिलिंग्स ऑफ द ब्रिलिंग्स ऑफ द कॉम्पैक्ट ऑफ वेस्ट लो लाइंग एरियाज, जो एरियाज होती हैं लो लाइंग एरियाज होती हैं, जो आप देखे होंगे गाँव में जो है जहाँ गरीब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे कचरे होते थे, ठीक है? Compacting of the turn organism waste into the manner in the compost of peat, recycling process non-biogabres waste into the new terms, एक नया चीज बना सकते हैं उससे, रिटर्न रीयूज कर सकते हैं उसको। रीयूज यूज फॉर द इट मींस अगेंस्ट लाइक द मेकिंग ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। जो वेस्ट चीज होते हैं उनका रीयूज करके आप पेपर भी न्यूज़पेपर बना सकते हैं, ठीक है? Interested of burning the waste of the high temperature in the form of ask the reducing its the volumetry of the commonly used in for the hospital waste disposal। जो है आप देखिए जैसे आप हॉस्पिटल में देखे होंगे बहुत सारी चीजें होती हैं। बेसिकली अगर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे वेस्ट चीजें होती हैं जिनका आप रीयूज करके एक नए चीज का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है? आप आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। और ऐसे ही आपको लगातार आपके वीडियो आते रहेंगे। एग्ज़ाम से पहले तक आपके पूरा चैप्टर में ए टू जेड वन शॉट वीडियो में करा दूँगा, ठीक है? आई होप ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, बट आप प्लीज़ इसको डिटेल में देखना और अपने नोट्स ध्यान से केयर करना, क्योंकि बेटा क्वेश्चन कितना भी याद कर लो, वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो डेफ़िनेटली अगर आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन आप बना के ज़रूर लिख सकते हो। और कितना भी रट्टा मार लो, वो कभी भी काम नहीं आता है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप डेफ़िनेटली एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स कर सकते हो। ओके? थैंक यू फॉर द लविंग सपोर्ट। जय हिंद।